नमस्कार साथियों, मेरा नाम विश्वास है। मैं फिलहाल एक बड़े संस्थान के साथ जुड़कर रिपोर्टिंग करता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैं लिखता हूं नेशनल के लिए। और इसके अलावा अभी मैं राजस्थान में रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं देश के कई हिस्सों में रिपोर्ट कर चुका हूं, चुनाव की कवरेज कर चुका हूं, कई अलग अलग विषयों पर, खासकर की जो ह्यूमन एंगल से जुड़े हुए, ह्यूमन इमोशन से जुड़े हुए जो किस्से होते हैं, कहानियां होती हैं, विषय होते हैं, समस्याएं होती हैं, उन पर रिपोर्टिंग कर चुका हूं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त राजस्थान के बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि काफी कुछ पिछले 2 से ढाई साल में कई विषयों पर, कई जगहों से रिपोर्ट कर चुका हूं। साथ ही नेट क्लियर किया है 3 बार, 3 ही अटेम्प्ट दिए थे। और उसके अलावा फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूं कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में। हम आज इस बात पर बात करने के लिए यहाँ पर हैं कि 12वीं के बाद या फिर आप अगर किसी अन्य कोर्स में भी हैं तो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती हैं, किस तरीके से आप करियर अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए उसके लिए, कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें। और अलग अलग सवाल होते हैं कि क्या मास कम्युनिकेशन करने के बाद में केवल पत्रकारिता में रिपोर्ट करने का ही मौका मिलता है या कोई और अन्य सेक्टर में भी आपको काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, कितना पे स्केल होता है, किस तरह की लाइफ स्टाइल होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या फायदे हैं, पर्क्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इन सब पर हम एक समग्र रूप से बात करेंगे, एक व्यापक रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले वो साथी जो कि अभी 12वीं क्लास कर चुके हैं और मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में जाने का सोच रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, क्योंकि जब 12वीं के बाद विद्यार्थी निकलता है, कक्षा 12 करने के बाद, 12th करने के बाद विद्यार्थी निकलता है, तो उसे नहीं पता होता है कि क्या करना है। तो कई बार ऐसे मन में सवाल आते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और चूंकि वो बातें क्लियर नहीं होती है, खासकर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे अगर आप 12वीं के बाद में इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उसके बारे में पता है क्लियरली कि डॉक्टरी में हमें डॉक्टर बनेंगे तो ये हो जाएगा, इंजीनियर बनेंगे तो ये हो जाएगा, ये मौके हैं। लेकिन ये कुछ अलग फील्ड्स हैं जैसे कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हालांकि जिस तरीके से इंजीनियरिंग की और आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, या जिस तरीके से बीबीए एमबीए प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, बीसीए आजकल बहुत चलता है, वो प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म भी एक प्रोफेशनल कोर्स है और आपको प्रोफेशनली ही साउंड करने के लिए ये मदद करता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले सवाल अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपको मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई करने का मन है तो ये आना चाहिए कि आपको क्या करना है और दूसरा सवाल जो आना चाहिए, क्यों करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामान्यतः ये बात क्लियर रहती है कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो केवल इसलिए करनी है कि इंजीनियर बनना है। जिस भी स्ट्रीम में मैं इंजीनियरिंग में दाखिला लूंगा उस स्ट्रीम का इंजीनियर बन के निकलूंगा। अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो डॉक्टरी में एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद में जिस भी विषय में ज्यादा आगे जहां पर रुचि होगी तो एमडी कर लेंगे। लेकिन मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, आपको एक ही इस कोर्स में अलग अलग, मतलब आप समझिए कि नॉर्थ और साउथ जैसी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म आपका केवल और केवल एक बहुत नीश सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं खोलता है, बहुत एक व्यापक रूप से अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खोलता है। अलग अलग डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज, विविध जो अवसर के मौके हैं वो आपके सामने आते हैं। तो उसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या मौके आपके सामने आते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर करना कैसे है, कहां से कर सकते हैं और क्या क्या करने से उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं तो आपके पास में जो अवसर खुलेंगे वो 3 खुलेंगे आपके पास में। देखिए यहां से आप तीन ऑप्शंस पे जा सकते हैं और तीनों काफी अलग अलग हैं। सबसे पहला जो आपके सामने है वो है जर्नलिज्म का, यानी कि पत्रकारिता का मौका। इसी के साथ में फिल्म लाइन में जाने का मौका भी आपको
मिल जाता है। इसको एक सेक्टर में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जर्नलिज्म में आप किसी अखबार के साथ जुड़ते हैं, किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, या फिर आप टीवी के साथ जुड़ते हैं। तो यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है कि आपकी एक पब्लिक इमेज क्रिएट करने का पूरा ये स्ट्रीम है। इसके अलावा आप जो है वो रिसर्च में जा सकते हैं या फिर एकेडमिक्स में जा सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, या फिर कि आपके पास में जो है ये एकेडमिक्स का एक ऑप्शन खुलता है। इसको मेजर तौर पे हम एकेडमिक्स लिख लेते हैं। और एक आपके पास में जो ऑप्शन खुलता है वो खुलता है एडवर्टीजमेंट और पीआर का, यानी कि जन संपर्क और विज्ञापन का। ठीक है, अब इसको बहुत आसानी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस कोर एरिया को, क्योंकि ये जर्नलिज्म के लिए कोर एरिया है, जो कि किसी भी उसका जो जर्नलिज्म का सेक्टर है, मास कम्युनिकेशन का सेक्टर है, उसकी रीढ़ की हड्डी है या उसका कोर एरिया है। जिस तरीके से अगर इंजीनियरिंग के जो छात्र होंगे, इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये जो 3 ब्रांच है, कोर ब्रांच है, ये कभी आउटडेटेड नहीं होती हैं। तो ऐसे ही जर्नलिज्म में आप समझिए, अगर आप जर्नलिज्म में करते हैं तो आप देखते होंगे सब लोग जर्नलिज्म में, और सबसे पहला अगर किसी को ख्याल आता है, जिस उम्र में 12वीं क्लास का बच्चा होता है, उसके मन में सबसे पहले ख्याल तो यही आता है कि जर्नलिज्म करके एंकरिंग करेंगे, एंकर बनेंगे, टीवी पे दिखेंगे। लेकिन एंकर जो होता है वो उस वक्त में एक वो खड़ा हुआ आदमी होता है जो आपके सामने टीवी पे आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन उस एंकर के पीछे करीब उसी वक्त पे करीब 10 से 15 लोगों की टीम होती है जो उस पूरे बुलेटिन को चला रही होती है। इसमें अलग अलग आपका रिपोर्टर होता है जो कि खबर भेजता है, या कई बार खबर पे लाइव देता है। आपके असाइनमेंट वाले लोग होते हैं जो कि उनको जुड़वाने का काम करते हैं, आपकी बातें जो हैं चैनल की तरह काम करते हैं। उस खबर को एडिट करने वाले लोग होते हैं, उसके ग्राफिक्स बनाने वाले लोग होते हैं, उसका सारा टेक्निकल काम संभालने वाले लोग होते हैं। तो इस तरीके से कई लोग होते हैं उसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जर्नलिज्म की फील्ड की बात करेंगे हम, कि जर्नलिज्म की फील्ड में आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो आने वाली है। तो यहां पे जो है, अगर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में जो सबसे पहली करियर अपॉर्चुनिटी है वो है जर्नलिज्म की। और इसी में मैंने रखा कि फिल्म में भी आप जो है अपना करियर ढूंढ सकते हैं, अगर आप रुचि रखते हैं फिल्मों में जाने की। फिल्मों से मेरा कहने का मतलब है फिल्म हो गया, टीवी सीरियल हो गए, यहां पर अगर जा रहे हैं कि आपको रुचि है तो जर्नलिज्म में अगर आप बात करें तो आपको जो है मौका मिलेगा, सबसे पहले रिपोर्टिंग करने का मौका आपको मिल सकता है। जो आपने देखा होगा कि टीवी के लिए करेंगे तो माइक पकड़े हुए एक रिपोर्टर आता है, और अगर प्रिंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक छवि बनती है कि पत्रकार पोपट लाल की जो झोला लटका के आता है, या फिर बड़े बड़े कई जर्नलिस्ट जिनकी एक छवि बनती है कि एक सूती या खादी का कुर्ता पहने हुए एक आदमी होगा, झोला लटका के आएगा, लिखता होगा, बहुत अच्छा लिखता होगा, उसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी या उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी, उसकी साहित्यिक समझ अच्छी होगी और उसकी विषयों की समझ बहुत अच्छी होगी। तो वो जो है आपको एक मौका मिलता है रिपोर्टिंग का। अब दूसरा जो मौका मिलता है वो मिलता है आपको एंकरिंग का, जिससे कि हम सब लोग देखते ही हैं कि जो टीवीओ पे एंकरिंग करते हैं। उसके अलावा आपके पास में बहुत से अलग अलग मौके हैं। आप एंकरिंग के बाद में एडिटर बन सकते हैं। अब एडिटर से एक मन में सवाल आता है कि संपादक जो होता है वो बड़ा आदमी बनता है, तो संपादक आप बन सकते हैं, ठीक है, या कॉपी राइटर आप बन सकते हैं, कॉपी एडिटर आप बन सकते हैं। डिजिटल में आपके पास में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये कहने की बात है कि अब एआई आ गया है तो चीजें अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, बिल्कुल कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, लेकिन आज भी वो जगह है, वो चीजें जो कि ह्यूमन इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, ह्यूमन एंगल के साथ जुड़ी हुई है, वहां पे फिलहाल भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हो सकता है कि इंजीनियरिंग के कोडिंग में जो है अपॉर्चुनिटी कम हो जाए, लेकिन ऐसी जगह जहां पर किसी इंसान से जाके बात करनी है, उसकी कहानी सुननी है, समझनी है, उसको पिरोना है और किसी दूसरे इंसान को समझाना है, वो काम अभी फिलहाल तो जो रोबोट्स हैं, जो एआई है, वो इतना हूबहू नहीं कर पा रहा है। तो ये ऑप्शन जो है आपके पास में हमेशा रहेंगे। आप किसी भी अखबार के, किसी भी टीवी चैनल के संपादक बन सकते हैं। संपादक बनने का मतलब यही नहीं है कि एक बूढ़ी उम्र में जाके जो संपादक बनते हैं आप उसमें एडिट कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं,
इस सब की जो पढ़ाई है वो आप अलग अलग रूप से कर सकते हैं। आप जो है ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हैं, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं जो करता हूं वो रिपोर्टिंग करता हूं, ठीक है, ये मुझे पसंद है क्योंकि मेरा पैशन है। आप एंकरिंग कर सकते हैं, जो लोग एंकरिंग में दिलचस्पी रखते हैं, जिनका कैमरा फेसिंग बहुत चेहरा है और जो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो रिपोर्टिंग करना जो एंकरिंग करना चाहते हैं, जो कि जिनको ये है कि टीवी पे दिखना है, जो उस तरह का काम चाहते हैं, ठीक है। आप एडिटर बन सकते हैं अगर आपकी खबरों की बहुत अच्छी समझ है, आप ये जानते हैं कि खबरों को कैसे दिखाना है, कैसे पेश करना है, आपका दिमाग बहुत आइडियाज को लेकर के चलता है, आइडियाज जनरेट आप कर सकते हैं, तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप एडिटर का काम कर सकते हैं। अगर आपकी भाषा की समझ बहुत अच्छी है, आप किसी कॉपी का फ्लो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप कॉपी एडिटर बन सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास में दो ऐसे प्लेटफॉर्म है, पहले सिर्फ अखबार हुआ करता था, यानी अखबार पे एक कॉपी एडिटर हुआ करता था जो उसको खबर को एडिट करके लिख सकता था। अब जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और बड़ी संख्या में कॉपी एडिटर्स की जरूरत है जो कि अच्छा लिखना जानते हो, एक अच्छे फ्लो के साथ में किसी बात को समझा सकें। और उसके बाद में अब ग्राफिक्स का काम है, एआई अगर आप जानते हैं तो आप उसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप हैं जो कर सकते हैं। अगर हम फिल्मों की बात करें अगर, तो फिल्मों में आपके पास में बहुत से अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, जैसे कि आप पटकथा लेखन का काम कर सकते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग, आप सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं, आप सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं, वीएफएक्स का और ग्राफिक्स का काम जो है वो यहां भी आपके सामने आएगा कि आप वीडियो एडिटर, ग्राफिक्स एडिटर आप बन सकते हैं, सिनेमेटोग्राफर आप बन सकते हैं, पटकथा लेखन आप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा अगर आपको काम आता है तो आप बिल्कुल डायरेक्शन तक में भी जा सकते हैं, डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और अगर आप टेक्निकली साउंड है तो दोनों ही जगह पे आपकी जरूरत है। यहाँ पे आपको चैनल चलाने की जरूरत है, यहाँ पे शूट में आपकी जरूरत है, वहां पे किस तरीके से जो टेक्निकल चीजें संभालनी है, साउंड संभालना है, कैमरा संभालना है, जो पूरा आपका कंट्रोल पैनल होता है उसको संभालना, ये सब काम आप कर सकते हैं। तो एक मौका आपके पास में जो रहता है वो ये रहता है। इसके फायदे ये हैं कि आपकी एक सामाजिक छवि बनती है, आपके कनेक्शंस बनते हैं, रिपोर्टिंग में आप लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि मैं लोगों के मुद्दे उठाऊं, उनकी समस्याओं का हल करवाऊं, उनकी बातें सुनूं, उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाऊं, लोग मुझे जाने मेरे अच्छे कामों के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है ऐसे लोगों के पास में। बस बशर्ते कि आप अपना काम कितने अच्छे से करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितनी ज़हीनता से करते हैं, ये बात बहुत जरूरी रहेगी। अब आपके पास में दूसरा ऑप्शन हमने बताया, तो वो आपके पास में ऑप्शन आता है एकेडमिक्स का। इसमें भी आपके पास दो मौके हैं, आप रिसर्च में जाइए या आप टीचिंग में जाइए। हालांकि ये ऑप्शन आपको मिलेगा जब आप बीए करके एमए कर लेंगे, उसके बाद आप नेट कीजिए, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, या आप जो है टीचिंग में जा सकते हैं नेट करने के बाद में। ठीक है, जिस तरीके से मैं जो है नेट करने के बाद में हृदय जोशी विश्वविद्यालय वहां पे एज ए गेस्ट फैकल्टी भी कुछ समय तक मैंने पढ़ाया था, तो आप बच्चों को वहां पे पढ़ा सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं। इस जॉब के अपने फायदे हैं, अच्छा वेतन मिलता है, शिक्षक का सम्मान है, तनाव कम है, और सरकारी नौकरी के बहुत मौके हैं। मतलब एक सरकारी नौकरी का जो मौका जर्नलिज्म की लाइन में रहता है, यहां रहता है। दूसरा, रिसर्च आप कर सकते हैं। रिसर्च में आप करने के बाद में आपके पास मौके हैं कि आप विदेश जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, आप किसी भी किसी रिसर्च को लेकर के, किसी टॉपिक को रिसर्च को लेकर के। इसके अलावा आप पॉलिसी मेकर बन सकते हैं। अगर आपने ऐसी कोई रिसर्च कर दी, जैसे मान के चलिए आजकल एआई का बहुत चल रहा है, आपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया और आपने कुछ ऐसी रिसर्च कर दी कि एआई का इंपैक्ट जर्नलिज्म पर या एआई का इंपैक्ट लोगों के कम्युनिकेशन पे क्या पड़ रहा है, और सरकार को लगता है कि इस पे काम करना चाहिए, तो हो सकता है कि कोई आयोग बने, कोई ऐसी कमेटी बने जहां पे आपको एज अ पॉलिसी मेकर आपको शामिल कर लिया जाए कि आप अपने सुझाव या राय रखिए। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको बहुत प्रेस्टिजियस जगह पर पहुंचा सकता है, जहां पर आप जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये एक मौका है आपके पास में। इसके अलावा एक जो नया सेक्टर आया है इन दिनों,
वो आया है एडवर्टीजमेंट और पीआर का। और अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे नया ये सेक्टर है और फिलहाल इसमें अपार संभावनाएं हैं। करियर वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज पैसा बहुत है, ऑप्शंस ज्यादा हैं, काम बहुत अच्छा है। इसमें आप इसको 3 तरीके से समझिए। एक आपका है कॉर्पोरेट का पीआर, दूसरा आपके पास में मौका है गवर्नमेंट नौकरी का, क्योंकि गवर्नमेंट पीआर है, चौथा आपके पास मौका है एडवर्टीजमेंट का, और एक और मौका है आपके पास में, और वो है पॉलिटिकल पीआर का। ये मैंने सबसे आखिरी में लिखा है, लेकिन सबसे पहले लिखा है इसलिए क्योंकि इससे रिलेट कर पाएंगे आप लोग। अभी बिहार चुनाव आप लोगों ने देखा तो प्रशांत किशोर को आप सबने जाना होगा, जिन्होंने पार्टी बनाई अपनी जनसुराज। प्रशांत किशोर की जो कंपनी है वो पॉलिटिकल पीआर का ही काम करती है, और कई प्रदेशों में कई अलग अलग पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे टीएमसी हो, कई अलग अलग पार्टियों के लिए जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जो है, प्रशांत किशोर की जो कंपनी है वो काम कर चुकी है। उसके बाद आप पॉलिटिक्स में भी आए, जो भी रिजल्ट रहा वो एक अलग बात है। ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और चूंकि हम जानते हैं कि चुनावों में बहुत पैसा है, तो इस सेक्टर में बहुत पैसा है, क्योंकि पैसा जो है चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियां पैसा बहुत बहाती हैं, बहुत खर्च करती हैं, और इस सेक्टर में आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आदमी ही इस सेक्टर में जाकर अपना दबदबा बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वो पढ़ाई की है जिससे लोगों के माइंडसेट चेंज किए जाते हैं, लोगों के बीच में कोई बात पहुंचाई जाती है। और चूंकि जर्नलिज्म अगर आप पढ़ते हैं तो आप अलग अलग तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं, आप अलग अलग तरह की अवधारणाएं पढ़ते हैं, आप ये समझते हैं कि मीडिया में कैसे काम होता है, आप ये समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करती हैं, और आप साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन के सभी टूल्स समझ रहे होते हैं। आपको पता होता है कि कैसे स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको पता होता है कि कैसे बात अपनी पहुंचानी है, आपको यह पता होता है कि कैसे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के क्या क्या टूल्स हैं, कैसे जिंगल्स लिखनी है, कैसे चीजें लिखनी है। और आप जो है केवल पूरा एडवर्टीजमेंट नहीं जानते हैं, आपके पास विषयों की समझ है, क्षेत्र की समझ है, राजनीतिक समझ है, उसके अलावा आपके पास में जो अन्य विषय है, दार्शनिक समझ भी आपके पास में है। तो पॉलिटिकल पीआर में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य जो है बहुत उज्जवल रहता है। वहां पे आप जा सकते हैं, मेरे कई साथी जो हैं वहां पर काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों में, और ऐसी कई कंपनियां हैं छोटे बड़े लेवल पर जो इस तरह का काम करती हैं, पर्सनल लोगों के लिए जो काम करती हैं। तो ये सेक्टर जो है नया है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं सेक्टर में, और बहुत अच्छे मौके हैं। कॉर्पोरेट पीआर सदियों से चलता आ रहा है। इसमें किसी भी बड़ी कंपनी के में एक डिपार्टमेंट होता है बाकायदा, उस डिपार्टमेंट में आपको लगाया जाता है एज ए पीआरओ, और आप अलग अलग आपके प्रमोशंस होते हैं, आप अलग अलग चीजें देखते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई कंपनी, किसी कंपनी की कोई कार लॉन्च होने वाली है, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की, तो आप उसका पीआर देखेंगे पूरा कि किस तरीके से वो कार लॉन्च होगी, किन लोगों के लिए लॉन्च होगी, किन लोगों के बीच में उसे किया जाए। सपोज कीजिए कि एक ऐसी कार है जो कि 1 करोड़ रुपए की आती है, तो आप ये निर्णय लेंगे कि उस 1 करोड़ की कार का लॉन्च जो है वो कहां पे कराया जाए, वो पटना में कराया जाए या दरभंगा में कराया जाए या मुजफ्फरपुर में कराया जाए, ये निर्णय आप लेंगे। आप ये सोचेंगे, पहले पूरा रिसर्च करेंगे कि कहां पे उस कार को खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां पे उसका हम लॉन्च कराएं। पटना में भी अगर कराना है तो पटना के किस इलाके में कराना है, किन लोगों के बीच कराना है, किन जर्नलिस्टों को वहां पे बुलाना है खबर करने के लिए, किस अतिथि को वहां पर बुलाना है, किस मॉडल को वहां पर बुलाना है। तो ये सब फैसले जो है कॉर्पोरेट पीआर में लिए जाएंगे। अगर आपकी कंपनी की कोई डिफेमेशन होती है उसको कैसे संभालना है, तो यानी कि कंपनी की छवि सुधारने का काम, कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम, ये एडवर्टीजमेंट से अलग है। एडवर्टीजमेंट में आप सीधा प्रोडक्ट बेचते हैं, और पीआर में जो है आप एक पूरे कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं, उसकी पूरी एक छवि बनाते हैं। अगर मतलब मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो भौकाल बनाते हैं पूरा उसका, कि एक पूरा भौकाल तैयार हो जाए कि हाँ ये कंपनी है और इसका जो है हमें प्रोडक्ट लेना है। जैसे आईफोन का पूरा एक भौकाल है कि आईफोन जो है ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है कि अब आईफोन लेना है। कोई ये नहीं पूछता है कि कितनी रैम है, क्या कितना मेगापिक्सल कैमरा है, क्या है क्या नहीं है, सीधा पूछते हैं कि आईफोन चाहिए, इतना स्टोरेज वाला दे दीजिए, जो भी मेरा बजट है उसके हिसाब से मैं ले लूंगा। ये पूरा काम है कॉर्पोरेट पीआर का। गवर्नमेंट पीआर जो लोग
सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, कम कंपटीशन वाले हिस्से में घुसना चाहते हैं कि जहां पे कम कंपटीशन हो वहां पर उस आसानी से नौकरी लग जाए और उसमें भी बहुत आसानी की नौकरी रहे, तो वो गवर्नमेंट पीआर में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा एक मौका रहता है। पीआरओ, पीआरओ के लेवल पे खासकर एंट्री होती है, यहां से आप एंट्री ले सकते हैं और काफी अच्छे प्रमोशंस होते हैं। सरकार का पीआर करना है, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचानी है, सरकार के बारे में बताना है, ये पॉलिसी बतानी है कि किस तरीके से सरकार का पूरी जो योजना है उनका फायदा लोगों को मिल जाए, सरकार को उसका फायदा मिलता रहे, कि लोगों को जो योजनाएं बनाई जा रही है वो पता रहे कि हमने ये योजना बनाई है और हमारे यहाँ से हो रही है। मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तमाम जो विभाग हैं उनकी योजनाएं, उनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचती रहे। यानी कि कॉर्पोरेट पीआर में जहां आप ये काम कर रहे थे कि कंपनी और लोगों के बीच संवाद हो, यहां आप ये काम करेंगे कि सरकार और आपके बीच संवाद हो। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अच्छा मौका रहता है, सिलेबस कम रहता है, लोग कम रहते हैं और सीधे इसमें अवसर ज्यादा होते हैं। और जिस तरीके से पीआर का काम बढ़ रहा है, हर स्तर पे पीआर का काम बढ़ रहा है, न केवल राजनीतिक स्तर पे, सरकारी स्तर पे पीआर का काम बढ़ रहा है। अलग अलग जो फर्म्स है वो स्टार्ट हो रही हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर राजनेता, नेता, मंत्री, हर स्तर पर विभागों में अलग अलग तरीके की विंग बन रही हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट पीआर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और एडवर्टीजमेंट, जिस तरीके से नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, विज्ञापन, ये एक ऐसा ऑप्शन पूरा कि जहां पर आप जो है सीधा जाकर सेल करते हैं। तो हालांकि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बच्चों के लिए विज्ञापन जो है एक ऐसा सेक्टर रहता है कि जहां पे वे जल्दी से जाना नहीं चाहते। जा सकते हैं, योग्यता होती है, जा सकते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए कि वे चाहते हैं कि हम कॉर्पोरेट पीआर में आए, क्योंकि ये थोड़ा कम हेडेक का काम है। ये हेडेक का काम इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पे आपको सेल लानी है, आपको कन्वर्ट करना होता है। हालांकि जिस तरीके से कॉर्पोरेट पीआर में काम होता है लगभग उसी तरह का काम होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, आपका जो मोटिव होता है वो सेल करना होता है। तो ये तीन बड़ी चीजें हैं। एक हमने बात किया जर्नलिज्म में, जहां आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जहां आप अन्य चीजें कर सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, जिस तरीके का काम आपको करना पसंद है आप वो कर सकते हैं। हमने बात की एकेडमिक्स में आपके पास जाने का मौका है, और हमने बात किया एडीपीआर का सेक्टर, यानी कि एडवर्टीजमेंट और पीआर का सेक्टर, जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है और वहां पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस वक्त हैं, क्योंकि नया सेक्टर है, बहुत पैसा है। कॉर्पोरेट कंपनीज, बड़े बड़ी कंपनीज अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए लगी हुई हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पूरा आया है, तो सोशल मीडिया पे हर एक छोटी चीज आपकी नोटिस हो रही है। हर एक छोटी चीज को कैसे मैनेज करना है, ये सारा काम कौन कर रहे हैं? मास कम्युनिकेशन वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के सबसे ज्यादा मॉडल जो आए हैं वो इस नई सदी में आए हैं, जब से हमने इस सदी में प्रवेश किया है। पहले मास कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास में रेडियो था, टीवी था, अखबार थे, लेकिन ये तीनों ही माध्यम जो थे उनका इतना उपयोग नहीं था जितना उपयोग अचानक से हमारे पास जब हाथ में फोन आया। उसके बाद में आप देखिए कि घर घर में फोन है, आपके पास में चीजें हैं, आपको जो सीधी चीजें हैं वो बेची जा रही हैं, यानी कि मास कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। और चूंकि मास कम्युनिकेशन, यानी कि मास कम्युनिकेशन का मतलब है बहुत अधिक संख्या में लोगों से बात करना, अपना संवाद स्थापित करना, जनसंचार करना, और जब मास कम्युनिकेशन बढ़ रहा है तो मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र की जो अवसर है, क्षेत्र के जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी बढ़ रही हैं आपकी। अब एक आपके पास में सवाल आता है कि हमने ये चुन लिया कि हमें क्या करना है, हमने चुन लिया कि हमें मास कम्युनिकेशन करना है। किसी का कोई कारण हो सकता है, किसी को होगा कि उसे क्रांति लानी है, समाज में बदलाव लाना है तो रिपोर्टिंग में जाना है मुझे, किसी को होगा कि मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे अपनी एक पूरी फेस वैल्यू बनानी है, किसी को होगा कि मैं बैकएंड में जाना चाहता हूं, चीजों में मैं देखना चाहता हूं कि कैसे चीजें होती हैं, कॉर्पोरेट पीआर में जाना चाहता है, अलग अलग चीजें जो भी हैं, कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहता है, कोई पॉलिटिकल पीआर में जाना चाहता है कि मैं चाहता हूं कि राजनीति सरकार में बनाऊं देश की। तो इस तरह की चीजें, जिस तरह से कहा भी जाता है कि सरकार है जो बनती है लोगों के बीच में से ही, वो चाह रहा है कि मैं लोगों के बीच में उस तरीके से उतरूं। तो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने तय कर लिया कि आपको क्या करना है, तो आपके पास में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि अब जो है करेंगे कैसे। अब अगर आप 12th के पायदान पे हैं तो आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और आप जो है बीए कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही जो कोर्स हैं, ये डिप्लोमा कोर्स है, ये बीए है, ये
अलग अलग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, लेकिन सामान्यतः ही 1 साल का होता है और बीए जो है वो 3 साल की होती है। इस तरीके से सामान्य आपकी बीए होती है, लेकिन ये प्रोफेशनल कंसिडर की जाती है। जैसे आपका बीबीए और बीसीए का कोर्स जो है प्रोफेशनल कंसिडर किया जाता है, ये जो है वो प्रोफेशनल कंसिडर की जाती है, यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। एक सवाल उठता है कि अब इसमें कहां से करें, तो बीए जेएमसी और डिप्लोमा करने के लिए आपके पास विदेश में कई संस्थान हैं। आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सबसे बड़ा इसके लिए एक संस्थान रहता है कि जो आपके हर राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं और वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं, दोनों ही। लेकिन अगर हम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम आता है जी, सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, जो कि है आपकी दिल्ली में। इसमें आपको बीए होगा, डिप्लोमा भी होगा। डिप्लोमा के लिए अगर कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो कुछ और करते हुए करना चाहते हैं तो इग्नू से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से भी। ये भी एक अच्छा माध्यम रहता है डिप्लोमा करने के लिए। हालांकि मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि अगर आप 12वीं में हैं, फुल टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बीए चुनिए। इससे आप बीए भी हो जाएंगे, आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी करेंगे, आगे आप एमए कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई आप कर पाएंगे। जामिया है आपके लिए एक बड़ा ऑप्शन। उसके अलावा आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। इसके अलावा आप माखनलाल से कर सकते हैं, माखनलाल भोपाल में है। और आप जो है जयपुर में हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बड़े रूप से अभी जर्नलिज्म के लिए देश में जानी जाती हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट संस्थान भी हैं, जिस तरीके से एसीजे है, आपके इंडिया टुडे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भी है। तो ये अलग अलग संस्थान है, लेकिन ये प्राइवेट संस्थान है। मैं उन प्रतिष्ठित संस्थानों की बात कर रहा हूं जो कि सरकारी हैं, जहां से आप जो है ये प्राप्त कर सकते हैं अपनी बीए की डिग्री। और मेरी सलाह भी यह है कि अगर आप 12वीं में हैं तो आपको बीए करना चाहिए। एक बार आपके पास में बैचलर्स पढ़ने का मौका मिलता है, आपको पढ़ने का ज्यादा समय मिलता है। क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी इस मामले में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां अगर आपको तरक्की करनी है, हालांकि सभी सब्जेक्टों के लिए होता है कि आप तरक्की तभी कर पाएंगे जब आप लगातार सीखते रहें, लेकिन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन चूंकि बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, हर दिन नई तरीके के ट्रेंड आते हैं, हर दिन नई खबर से आपको जूझना है, हर दिन नई जगह पर आपको जाना है, हर दिन नए विषयों को आपको पढ़ना है, नए विषयों से आपका पाला पड़ेगा, नए विषयों को आपको सामना करना है। तो बहुत डायनेमिक फील्ड है, बहुत डाइवर्स फील्ड है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको अगर इतिहास के बच्चों की बात करूं तो उन्हें सिर्फ इतिहास पढ़ना होता है, राजनीतिक शास्त्र के बच्चों की बात करूं तो उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स वाले को इकोनॉमिक्स पढ़नी है, स्पोर्ट्स में किसी का ध्यान है तो उसे स्पोर्ट्स देखना है, पॉलिटिक्स में किसी का ध्यान है तो उसे पॉलिटिक्स देखना है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सब देखना है, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी करना है तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता करना है। आपको कभी हो सकता है कि कोई ऐसी खबर आ जाए, जैसे कि अभी एलपीजी क्राइसिस की जो खबर चल रही है, तो वो अगर आए तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस भी पता होना चाहिए, आपको देश की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सरकारों के बारे में करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई रिपोर्ट किसी दिन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपकी सोशियोलॉजी क्या कहती है, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपकी सरकार कैसे वर्क करती है, केंद्रीय ढांचा, राज्य का ढांचा किस तरीके से काम करता है, जिला स्तरीय ढांचा प्रशासन किस तरह से काम करता है। यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का व्यक्ति जो है उसे सभी बातों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इतना उपयुक्त ज्ञान तो होना ही चाहिए कि आपको मास्टरी नहीं करनी है भले ही, लेकिन आपके पास में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए, जब कोई खबर आपके सामने आए, जब कोई बात आपके सामने आए, मान के चलिए कि आप जो है किसी विधायक के लिए पॉलिटिकल पीआर में भी लग गए हैं और आपको कह दिया जाए कि सहरसा में आपको पॉलिटिकल पीआर उसका करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां का इतिहास क्या रहा है, वहां पे आसपास की जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वहां की क्या रही है, हिस्टोरिकल उसका कंटेक्स्ट क्या रहा है, वहां पे किस तरीके के लोग हैं, क्या उनका पेशा है, कैसे उनका घर का रोजगार चलता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और रिपोर्टिंग में जब आप उतरते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी ये चीजें हो जाती हैं। तो बीए जेएमसी करने के लिए आपके पास में ऑप्शन रहता है। अगर आप बीए जेएमसी कर लेते हैं, उसके बाद में आप जो है एमए इसमें कर सकते हैं। एमए करने के लिए या फिर
पीजी डिप्लोमा आप इसमें कर सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो अगर 12वीं पहले ही कर चुके थे और बीए कर चुके हैं किसी और विषय में और बैचलर्स करने के बाद में जो है अब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं और आप एमए जेएमसी कर सकते हैं। अगेन मैं सलाह दूंगा कि आप एमए जेएमसी करें। हालांकि पीजी डिप्लोमा और एमए जेएमसी दोनों करने के लिए एक तरीके से मैं कहूं तो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के बच्चों के लिए मक्का मदीना अगर कुछ है तो वो है IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आपके पास में है। आप वहां से अपना पीजी डिप्लोमा और अपना एमए जेएमसी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे पहुंचना है? आपको पहुंचना है CUET पीजी का एग्जाम होता है, ये आपको देना है, जिससे आप पहुंचेंगे। इसके लिए आपको वही सब जो सब्जेक्ट आते हैं, सिलेबस जो सामान्य सब्जेक्ट के लिए होता है वो आपको करना है। मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सामान्य ज्ञान की चीजें आती हैं वो आपको करना है, आपको दाखिला मिलेगा। एमए जेएमसी आपको करनी है तो जामिया है आपके पास में DU की दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, आपके BHU है, अगेन आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी रांची हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर हो, ये बड़े प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है जिनमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है। आपके पास में HGU है, आपके पास में माखनलाल है, ये सभी विश्वविद्यालय सभी इंस्टीट्यूट आपके पास में है। IIMC में आपको जाना है, DU में आपको जाना है, JMA में आपको जाना है, CUT PG से आप जाइए। बाकी सभी का अपना अपना एक प्रोसेस है, उसके तहत आप यहां पर दाखिला ले सकते हैं। अब एक बात सामने आती है कि कितना पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ें, कितनी तनख्वाह मिलती है, मैं क्या पढ़ूं, मैं कैसे जानूं कि मैं मास कम्युनिकेशन में जाने पे ही किस सेक्टर में जाऊं। तो अगर आप रिपोर्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं, आपको लगता है कि लोगों की समस्याएं उठाऊं, क्रांति करना आपके मन में है, तो आप रिपोर्टिंग में जाइए, जर्नलिज्म में जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं देश के उन लोगों में बनूं, चुनिंदा लोगों में जो पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, जो लोगों की समस्या को हल करेंगे, इन डेप्थ डिटेल में पढ़ाई करना चाहता हूं, तो आप PhD कीजिए, उसके बाद में आप रिसर्च कीजिए, किन्हीं ऐसे विषयों पर रिसर्च कीजिए जो कि आम जन से जुड़े हुए हैं, आपको जरूर कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और अगर आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं कि जहां बहुत पैसा हो, बहुत संभावनाएं हो, कॉर्पोरेट सूट बूट की नौकरी करनी हो और उसके अलावा पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करना हो, तो आप पॉलिटिकल PR या एडवर्टाइजमेंट एंड PR के सेक्शन में जाइए। इसका सीधा जवाब ये है। गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो गवर्नमेंट PR में जा सकते हैं, टीचिंग का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो ये दो आपके पास में मौके हैं सरकारी नौकरियों के लिए, बहुत इजी मौके हैं। हालांकि टीचिंग का थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है पहुंचना वहां तक, लेकिन उसकी नौकरी बहुत आसान है। और गवर्नमेंट PR के बहुत अवसर है, रेलवे में आपको मिलता है, सारे सेंट्रल बॉडीज में, मिनिस्ट्रीज में आपके पास में PR के मौके हैं। रेलवे बड़ा इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बड़े स्तर पर नौकरी के मौके मिलते हैं। PSUs में आपके पास में मौके हैं। PSUs यानी कि पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, जो बड़ी कंपनियां हैं, जिस तरीके से आपके पास में गेल है, भेल है, इस तरह की जो कंपनीज हैं, इनमें बड़े मौके आपके पास रहते हैं। और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स में आपके पास में मौके रहेंगे हमेशा सरकारी नौकरियों के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करने के बाद। तो आप यहां पर जा सकते हैं। अगर टीचिंग में आप जाना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप नेट करेंगे MA के बाद, और यहां जो है हमेशा मौका आपके पास में रहेगा, हमेशा ये आपके पास में अवसर रहेगा। और नेट करने के लिए आपको पेपर फर्स्ट पे कमांड करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ये पेपर फर्स्ट है, ये पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड जो आपका होता है वो मास कम्युनिकेशन का होता है। पेपर फर्स्ट जो आपका होता है वो जनरल, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, लेकिन उसमें एक बड़ा पार्ट आता है मैथ्स का और रीजनिंग का।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बैचलर्स का वो बीटेक मैंने किया है, तो वो टेक्निकल है, इसलिए मेरे पास हमेशा ये एक एडवांटेज रहा कि मैं वहां पर जब भी गया तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग के जो ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो 100% अटेंड किए। और इसलिए मैं उन विद्यार्थियों से जो कि केवल मास कम्युनिकेशन का जिन्होंने पढ़ाई की है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, वो वहां से रहते हैं। इसके लिए आप सर से भी सीख ही सकते हैं चीजें मास कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर यथार्थ क्लासेस में। तो यहाँ पर आपके पास में अगर आपके ये फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं, यहीं से इसमें बेसिक सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल आप करते हैं, काम मजदूरी के, परसेंटेज के, रेशियो प्रोपोर्शन के, इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन ये सेक्टर आपको करना इसलिए जरूरी है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, मेरे साथियों के अनुभव से बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव से बता रहा हूं जिनके जो विषय में पकड़ है वो मुझसे भी बहुत कहीं ज्यादा अच्छी है, लेकिन नेट उनका नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन एकमात्र ये है कि ये सेक्टर उनका कमजोर है, क्योंकि ये 100% स्कोरिंग वाला आपके पास रहता है। अगर आपके पास मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी स्ट्रांग है, आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, तो आपके पास में ये 100% स्कोर करने का मौका होता है इन विषयों में। तो मैथ्स और रीजनिंग पे आपको पकड़ अच्छी बनानी है। उसके अलावा पैसे जाते हैं वो आपको करने हैं, और सामान्य बातें जो टीचिंग एप्टीट्यूड की और जो आती हैं। लेकिन ये सेक्टर जो है, इस पे जिनकी अच्छी पकड़ होती है, उनका नेट निकलना बहुत आसान हो जाता है। तो आप कोई भी विषय चुने, मास कम्युनिकेशन की जगह आप हिस्ट्री चुनिए, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी आप विषय चुने, अगर आपका ये फंडामेंटल स्ट्रांग है मैथ्स और रीजनिंग का, और खासकर वो भी कॉम्पिटिटिव वाला, तो आप ये समझिए आप अपना समय बचा रहे हैं। यानी कि समझिए अगर मेरा ये फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो आप मुझसे पहले ये सवाल हल कर देते हैं एग्जाम में, और आप एक ऐसे सेक्टर को टच करते हैं, उस पेपर के एक ऐसे पोर्शन को टच करते हैं जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। यानी कि मैथ्स के सवाल आप गलत कर ही नहीं सकते, अगर आपको आता है तो आप सही उत्तर उसका लगाएंगे और आप 100% स्कोर करेंगे। तो ये आपको बहुत फायदा देगा अगर आप अभी से ये चीजें सीखें, इन चीजों की प्रैक्टिस करें, मैथ्स की खासकर प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। और मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि बहुत सी चीजों में आपको मदद मिलने वाली है। इसके अलावा आप जो है अगर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के सेक्टर में जा रहे हैं, तो आपको मैंने जिस तरह से बताया कि हर एक चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सोशियोलॉजी आपको पढ़नी है, साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस आपको पता होना चाहिए। हर एक जो चीज है आपको ये बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है जनता से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना अभी से चालू कीजिए, हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, विज्ञान हो चाहे गणित हो। मैंने बताया कि आगे बहुत चीजें आएंगी। सीयूटी का जब आप एग्जाम देंगे, चाहे भले यूजी का दें चाहे पीजी का दें, वहां पे एक जो बड़ा पोर्शन है वो आपका इसी चीज का आता है, वहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा। ये चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं, अभी से आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो सामान्य ज्ञान के हमारे विषय हैं, वो पढ़ने होंगे। बहुत अच्छा विषय माना जाता है, बहुत अच्छा संकाय माना जाता है, पत्रकारिता बहुत एक नोबल जो काम है वो माना जाता है। तो ऐसे में आप कर सकते हैं, अच्छे लेखकों को पढ़िए। और आप तो बिहार से हैं, खासकर ज्यादातर जो साथी में सुन रहे होंगे बिहार से होंगे, तो हिंदी के लिए तो ये सबसे बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हिंदी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, हिंदी भाषा में बहुत साहित्य लिखा गया है, अलग अलग तरीके का साहित्य लिखा गया है। तो आप उन्हें पढ़िए, आप पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ना किसी भी विषय में, विधा में आप पढ़ने जाएं, पढ़ना बुरी बात नहीं है, तो पढ़िए, साहित्य पढ़िए, कविताएं पढ़िए, वो आपकी समझ को विकसित करती हैं। लोगों के बारे में पढ़िए, विषयों को पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, अलग अलग विषयों के बारे में पढ़िए। आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में जाना चाह रहे हैं, तो उस कोर्स के साथ साथ में अगर आप ये सब चीजें पढ़ेंगे, आप ये सब चीजें जानेंगे, तो आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे। आपके पास बोलने के लिए शब्द रहेंगे, आपके पास में हर विषय का ज्ञान रहेगा। तो ये आप जो है वो कर सकते हैं, और आप इसको लेकर के लगातार जो चीजें हैं वो कीजिए। फंडामेंटल अपना जो है वो आप लगातार स्ट्रॉन्ग रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास भाई। तो एक बच्चे का कंसर्न मेरे पास आया है, आपने तो बहुत शानदार बताया। जी बताएं। माइक मैं दे दूं। हाँ जी। हाँ, आपने बहुत शानदार बताया, लगभग सारी चीजें कवर कर ली। बट एक बच्चे का मैसेज है कि विश्वास सर से मुझे ये पूछना है कि हिंदी पत्रकारिता में अंग्रेजी का क्या योगदान है, यदि अंग्रेजी बेहतर नहीं है तो बेहतर करने के क्या उपाय हैं, किन तरह के फिल्मों, मैगजीन और न्यूज़पेपर अंग्रेजी बेहतर करने में उपयोगी होंगे। और बच्चे ने नोट में लिखा है कि बिहार बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूँ, इसी बार 12वीं पास किया हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बिहार बोर्ड के रहे, मैं राजस्थान बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूं 12वीं कक्षा तक, और हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में पहले ही कहा था कि अब जो है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखता हूं।
तो ये आपके पास में कोई चैलेंज नहीं रहेगा कि आपने अभी तक अगर हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, बिहार बोर्ड से पढ़ाई की है, तो आप आगे जो है चीजों को नहीं सीख सकते हैं। आप आसानी से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में अगर आपने अपनी जो बेसिक जो पढ़ाई है अगर अपने विषय से की है, मतलब अपनी भाषा से की है, तो आप ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि सारा काम जो है थॉट का काम है, थॉट प्रोसेस का काम है, और हमें सपने जो है वो अपनी मातृभाषा में ही आते हैं हमेशा। दूसरा जो सवाल था कि अगर आप हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं और अंग्रेजी में उसका क्या योगदान है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिसर्च का जो काम है वो आसान हो जाता है बहुत ज्यादा। अगर आप हिंदी में भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश थोड़ी पढ़ना जानते हैं, तो आपका रिसर्च का काम बहुत आसान हो जाता है। आप जो है ऐसी चीजों को, जो कि मान के चलिए कि कहीं फॉरेन की कोई रिपोर्ट है, कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंग्लिश में ही है, खासकर जैसे अगर आप लीगल रिपोर्टिंग करने उतरते हैं, तो कई ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पे केवल इंग्लिश में ही रिपोर्टिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है केवल और केवल इंग्लिश में ही आते हैं। जब अगर आप कानून को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो उसकी जो शब्दावली है वो या तो आपको अंग्रेजी में ही ज्यादा अच्छे समझ में आती है, या फिर उसके अलावा उर्दू फारसी के जो शब्द हैं वो उसमें लिखे होते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं, तो भी अगर आप थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी का साहित्य पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। सीखने के लिए आसान बात यह है कि किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करके नहीं सीखा जाता है, उस भाषा को उसी भाषा में सीखा जाता है। हमने हिंदी जो सीखी है, या हम जो भी भाषा बोलते हैं, कि अगर मैं ढूंढाड़ी बोलता हूं राजस्थान में, या कोई मिथिला का आदमी है मैथिली बोलता है, या तमिलनाडु का आदमी तमिल बोलता है, हम जो भाषा है अपने आसपास उसी भाषा में सीखते हैं। तो उसको सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप वही भाषा उसी भाषा में सीखें, ट्रांसलेट करके नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली, इससे दो फायदे होंगे आपको। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के विद्यार्थी, आपको ये समझ में आएगा कि हिंदी में खबरें कैसे बनती हैं और अंग्रेजी में खबरें कैसे बनती हैं, अंग्रेजी के पाठक क्या पढ़ रहे हैं और हिंदी के पाठक क्या पढ़ रहे हैं। आप रोजाना खबरें समझ सकते हैं, और उसके अलावा आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी। आप फिल्में देख सकते हैं, और फिल्में बहुत एक बढ़िया जरिया है देखने का। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी देखें कौन सी नहीं देखें, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जो है रोम कॉम पसंद हो या साई-फाई पसंद हो, और आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसी फिल्म पसंद हो जो कि बहुत लिटरेचर व्यू में लिखी गई हो। तो ऐसी फिल्में मैं नहीं बताऊंगा नाम, बहुत सी फिल्में हैं, बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स हैं, उनकी आप फिल्में पढ़ें, ऑस्कर फिल्में देखें। ऑस्कर की जो फिल्में नॉमिनेट होती हैं उनको आप देखें, जो अलग अलग कान फेस्टिवल में जो फिल्में जाती हैं उनको आप देखें। तो आपका जो भी पसंदीदा जॉनर है आप उसको देखिए, देखना शुरू कीजिए। उसके बाद आप इन पे स्विच कीजिए कि जो ऑस्कर में जा रही हैं, जो अन्य और साहित्यिक जो लिटरेचर जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लिटरेचर जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं। क्योंकि पहले आपका इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। आप जब समझेंगे उस कहानी को, उसी भाषा में समझेंगे, आप सबटाइटल्स लगा के देखिए, उसी भाषा में समझेंगे, तो आपकी अंग्रेजी अपने आप बहुत अच्छी होगी। और ये बात बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि बिहार बोर्ड से हैं तो अंग्रेजी का कोई टैबू रहेगा, अंग्रेजी का कोई टैबू नहीं रहेगा। हिंदी में आप कीजिए पत्रकारिता, हिंदी में बहुत ऑप्शन है। इस देश में जितनी ज्यादा वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं, जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो हिंदी जो बोली जाती है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, आपकी रीच सबसे ज्यादा उसमें रहती है। अंग्रेजी अगर आप थोड़ा सा पढ़ना जानते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो आपके पास में ये एक ऑप्शन रहता है कि आप रिसर्च बहुत अच्छे से कर पा सकते हैं। आप कई जगहों पे ऐसी चीजें होती है, जैसे अगर आप डिफेंस वगैरह कवर कर रहे हैं, आप कल को फॉरेन अफेयर्स कवर करने लगते हैं, किसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कवर करना है, तो आपको वो चीजें समझने में आसानी होती है। दुनिया में क्या चल रहा है वो चीजें आपको देखने में आसानी होती है। तो इसके लिए आप अंग्रेजी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी इज नॉट कंपलसरी। इंग्लिश किसी भी तरीके से कंपलसरी नहीं है, अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, तो बेझिझक कीजिए। और मैंने आपको बताया कि जर्नलिज्म में केवल पत्रकारिता या एंकरिंग या रिपोर्टिंग नहीं है, बहुत ऑप्शन है। गवर्नमेंट में आप जाइए, गवर्नमेंट में बहुत ऑप्शन है, टीचिंग में जाइए, रिसर्च में जाइए, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मतलब ये बहुत दिनों से मेरा प्लान था कि इस तरह की चीजें हम यथार्थ क्लासेस पे शुरू करें, और ये सबसे अच्छी बात हुई कि पत्रकारों से घिरे होने का फायदा हुआ कि पहली बार हम पत्रकारिता में जो अवसर हैं, संभावनाएं हैं, उन पर बात कर रहे हैं। और शानदार, मतलब शानदार जिंदादिल इंसान से बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों के बीच में रहते हैं, जिन्होंने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और भोपाल मध्य प्रदेश में काम किया, राजस्थान में काम कर रहे हैं। बच्चों को मतलब कई बार यूनिवर्सिटी में कई जगह क्लास भी ले रहे हैं,
पत्रकारिता भी कर रहे हैं, तो मजा आता है ऐसे लोग से बात कराने में कि जो चुनौतियां हैं बच्चों के जीवन में उनको आप समझ पाते हैं, उनको गाइड कर पाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चों को ये वीडियो काफी पसंद आएगा, ये काफी यूजफुल रहेगा। और अगर उनके मन में कोई संशय होता है वो कमेंट करके बताएं हमें, वो मैं बिल्कुल आपको फिर से याद करूंगा और आप बिल्कुल उनको मतलब एक जो बढ़िया गाइडेंस होता है वो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।